हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों भारत में तैनात होगी रूसी सेना। बताएंगे क्यों उठाने जा रहा है रशिया ये बड़ा कदम, और क्या भारत वाकई में देने वाला है इसकी मंजूरी, क्या है इसको लेकर खबर दोस्तों, और क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे नाराज, तो वहीं आपको बताएंगे कैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, सुरक्षा की कैसी है तैयारी, लगे हाथों बताएंगे। यूरोपीय देशों ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लिखा लेख, जिसका भारत ने दिया तगड़ा जवाब। क्या कहा भारत ने, तो वहीं दोस्तों भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को क्या अमेरिका से निकालेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आखिर क्यों छिड़ी ऐसी बहस, क्या है इसके पीछे का कारण दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे। आखिरकार इमरान खान से मिलने के लिए इजाजत दे ही दिया गया शहबाज सरकार के द्वारा। दोस्तों इमरान खान से मुलाकात के बाद अब आगे क्या होगा, उनके बहनों ने क्या ऐलान किया है। इमरान से मुलाकात के बाद आपको सबसे बड़ी जानकारी बताएंगे दोस्तों, जो शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ाने वाली है। और इमरान खान ने अपनी बहनों से क्या कहा मुलाकात के बाद, उनकी बहन ने क्या बताया दुनिया को, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे रोटी बेटी का संबंध रखने वाला नेपाल ने फिर एक बार भारत को दिया बहुत बड़ा झटका। दोस्तों सारी जानकारियां एक एक करके विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के बढ़ती साख और बढ़ती पावर का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत के लिए रूस से बेहतर दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, अमेरिका तो कभी भी नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले भारत के साथ मिलिट्री सहयोग पर एक समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते को मंगलवार को स्टेट ड्यूमा के पूरे सेशन में मंजूरी दी गई। इस समझौते का मकसद आपसी सेना की ड्रिल, बचाव और मानवीय कोशिशों को आसान बनाना है। इसके अलावा रूस और भारत को एक दूसरे की जमीन पर कानूनी तौर पर सैनिक और सामान तैनात करने की इजाजत मिलेगी। माना जा रहा है कि इस समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा चिढ़ सकते हैं। उन्होंने रूसी तेल खरीद के पहले ही भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं। यानी कि इस समझौते के तहत दोस्तों भारत और रूस एक दूसरे के देश में कानूनी रूप से सेना और सैन्य उपकरणों को तैनात कर सकेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। और इस समझौते का नाम है रेलोस, बोले तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, जिसको अब औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। यह कदम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा से पहले उठाया गया है, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर बैठक में शामिल होंगे। डूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने कहा कि भारत के साथ रशिया के संबंध रणनीतिक और व्यापक है और इस समझौते की मंजूरी द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे सैन्य सहयोग में पारस्परिकता बढ़ेगी और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामंजस्य अधिक सहज होगा। ये समझौता 18 फरवरी को इस साल मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और उस समय के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिसको अब जाकर के मंजूरी दी गई है। रेलोस के तहत दोनों देशों के सैन्य जहाज, विमान और सैन्य टुकड़ियां एक दूसरे के एयरबेस, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगी। इसमें ईंधन भरना, मरम्मत, तकनीकी सहायता और आपातकालीन समर्थन शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं आपको बता दें, और यही सबसे बड़ी वजह है कि व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे के दौरान उड़ता हुआ किला लेकर रूसी सेनाओं के साथ भारत आएंगे। मोदी जी पर अटूट भरोसे संग फोर्ट्रेस सिक्योरिटी लागू होने के बाद की ये बड़ी जानकारी है दोस्तों। यानी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आगमन से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक की सबसे उच्च श्रेणी की वीवीआईपी सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पुतिन जिनके विमान को दुनिया में आसमान में उड़ता किला कहा जाता है, उनके साथ सड़क मूवमेंट के लिए सुरक्षित लिमोजिन से लेकर भोजन और संचार व्यवस्था तक रूस अपनी पूरी टीम और उपकरण भारत लेकर आएगा। भारत आने पर पुतिन फोर्ट्रेस सिक्योरिटी पर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत की मोदी सरकार की ओर से भी उनके सिक्योरिटी के लिए दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत दौरे से पहले उनकी सुरक्षा में एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में उनके मार्ग एवं कार्यक्रमों के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त की तैयारी में जुटे हैं। कल ही 4 दिसंबर है दोस्तों, जिस दिन 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे व्लादिमीर पुतिन। आपकी क्या है उनको लेकर राय, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन मोस्ट वेलकम टू इंडिया व्लादिमीर पुतिन जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग दोस्तों। अगली और बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें यूरोपीय देशों ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लिखा लेख, तो भारत ने दिया करारा जवाब। रशिया के सबसे बड़े बैंक वीटीबी के कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति पुतिन ने खुद बताया कि उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की जल्द मुलाकात होने वाली है। इस दौरान भारत के साथ व्यापार और आयात को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने खुद क्लियर किया है ये बात। उन्होंने कहा कि रशिया अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति पर काम करते रहेगा, जिसमें सिर्फ अपने देश के हित को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही उल्लेख किया कि बीते 3 सालों में भारत और चीन के साथ रशिया का व्यापार में काफी
बढ़ोतरी हुई है। भारत का कहना है कि किसी भी शांति पहल का समर्थन वो तभी करेगा जब प्रयास, बातचीत, युद्ध विराम और शांति बहाली के लिए हो। हाल ही में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों ने एक भारतीय अखबार में एक संयुक्त लेख प्रकाशित किया जिसमें पुतिन की आलोचना की गई थी और उन्हें शांति प्रयासों में बाधा डालने वाला बताने का प्रयास किया गया। ऐसे में भारत ने इस लेख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे असामान्य और अनुचित राजनयिक व्यवहार बताया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी भारत रशिया संबंधों को प्रभावित करने की नियत से की गई है। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच उर्वरक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। रशिया हर साल भारत को 3 से 4 मिलियन टन उर्वरक सप्लाई करता है। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से क्या वाकई में निकालेंगे मिस्टर ट्रंप, बता दें। सोमालिया में जन्मी और मिनेसोटा से सांसद इल्हान उमर पर अमेरिकी नागरिकता के लिए शादी और आवर्जन धोखाधड़ी के आरोप फिर से सामने आए हैं और इस बार मागा समर्थक यानी MAGA समर्थक उन्हें अमेरिका से निकालने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि ये दावे पहली बार 2016 में सामने आए थे और 2009 में अहमद नूर सईद अलमी से उनकी शादी के इर्द गिर्द के हैं। अलमी के बारे में कहा जाता है कि वे उनके भाई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले हफ्ते उमर की पृष्ठभूमि का जिक्र किए जाने के कुछ दिनों बाद ये आरोप फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। ट्रंप ने यह भी आरोप लगा दिया कि इल्हान उमर अपने भाई से शादी करके अवैध रूप से अमेरिका आई थी। व्हाइट हाउस के पास एक अफगान नागरिक द्वारा 2 नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारने के बाद ट्रंप ने कट्टर आवर्जन बयानबाजी को दोहराते हुए इसे षड्यंत्र करार दिया है। ट्रंप के इन आरोपों के बाद उमर के विवाह संबंधित रिकॉर्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी। होमलैंड सुरक्षा विभाग से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि उमर को पहले भी अपने भारत विरोधी विदेश नीति के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। 2022 में उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया, साथ ही वहां के स्थानीय नेताओं से मुलाकात भी की थी। नई दिल्ली ने उनके 4 दिवसीय POK दौरे की निंदा तक की थी, जिसके दौरान उन्होंने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। दोस्तों वहीं बता दें अब उमर को अमेरिका से निकालने को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब जब उनकी शादी को लेकर विवाद बढ़ रहा है तो सवाल यह है कि क्या एक निर्वाचित प्रतिनिधि को अमेरिका से निर्वासित किया जा सकता है। दर्जनों लोगों ने सोशल मीडिया पर सबूत शेयर करते हुए आरोप लगाया कि उमर ने धोखाधड़ी की है। ऐसे में ट्रंप के समर्थित लोग ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इल्हान उमर को अमेरिका से बाहर निकाला जाए। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इस छिड़ी बहस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेते हैं या फिर ये सिर्फ एक बहसबाजी होगी। आपको क्या लगता है दोस्त, अपनी राय देना मत भूलिएगा। इस मुद्दे पर अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां इमरान खान ने अपनी बहन से बताया हाल, अदियाला जेल में हुई आखिरकार मुलाकात। कह दिया मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है मुझको, आसिम मुनीर इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। दोस्तों आपको बता दे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहन उज़मा खान ने मुलाकात की है। ये मुलाकात अदियाला जेल में हुई, जहां उन्होंने करीब 20 से 25 मिनट तक इमरान खान से बातचीत की। इस मुलाकात के बाद उज़मा ने बताया कि इमरान खान शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हैं, लेकिन उन्हें मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं। इसके बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी PTI ने एक बयान जारी किया जिसमें इमरान खान से उज़मा की हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा दिया गया। इस बातचीत में इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और खुफिया एजेंसी ISI पर गंभीर आरोप लगा दिए। PTI का कहना है कि इमरान खान को मनमानी ढंग से 850 दिनों से हिरासत में रखा गया है। पार्टी का आरोप है कि जनरल आसिम मुनीर के तहत तानाशाही मिलिट्री शासन ने उन्हें यूनाइटेड नेशन मंडेला नियमों का उल्लंघन किया है। इमरान खान को मौत की सजा देने के बाद कैदियों को जैसी फैसिलिटी में रखा जाता है वैसी जगह रखा गया है। परिवार और वकीलों को भी मुलाकात से रोका जा रहा है, यहाँ तक कि उनके सेल की बिजली काट दी गई। इमरान खान ने उज़मा से यानी अपनी बहन से मुलाकात के बाद कहा कि सेना ने मेरे खिलाफ जो भी कुछ कर सकते थे कर लिया, अब उनके पास बस मुझे मार डालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि ISI मेरी कैद से जुड़े सभी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को कंट्रोल करती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आर्मी चीफ और DG ISI जिम्मेदार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अकेले कैद में रखा गया है, मेरा सेल ओवन की तरह गर्म होता है, मुझे अपने बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं है, मुझे वही सुविधाएं मिल रही है जो मौत की सजा पाए कैदी को मिलती है। उन्होंने बताया कि मुझे पिंजरे में बंद करके टॉर्चर किया गया और जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया गया। मेरे सेल की बिजली 5 दिनों तक बंद रही, मुझे 10 दिनों तक सेल में बंद रखा गया। अगर जेल में मुझे कुछ भी होता है तो इसका सीधा सीधा आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर निशाना साधते हुए कहा कि आसिम मुनीर इतिहास का सबसे जालिम तानाशाह है और दिमागी तौर पर अस्थिर है। उसके राज में जुल्म का लेवल बेमिसाल
सवाल है, आसिम मुनीर अपनी पावर की हवस को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये इमरान खान के वक्तव्य थे, अपनी बहन के माध्यम से उन्होंने बाहर ये मैसेज पहुंचाया है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है बताइएगा जरूर। अब ऐसे में सवाल ये है कि बहनों के मुलाकात के बाद अब आगे क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा उनके बहनों के द्वारा, क्या शरीफ सरकार की बढ़ेगी परेशानी। बता दें दोस्तों, ये मुलाकात लगभग 20 मिनट तक चली। पीटीआई नेताओं ने तब से स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन और नियमित कानूनी और पारिवारिक मुलाकातों की अनुमति की अपनी मांगे दोहराई हैं, जबकि उजमा के दावों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। अफगान मीडिया की पुष्ट रिपोर्टों में दावा किया गया कि हिरासत में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इमरान खान की हालत को लेकर अफवाहें तेज हो गई दोस्तों। तो वहीं आपको अगली बेहतरीन खबर बता दें, बांग्लादेशी खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक। ब्रिटेन से स्पेशल मेडिकल टीम ढाका हुई रवाना दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भेजा खालिदा जिया को संदेश। बता दें, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति के मद्देनजर ब्रिटेन से चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम बांग्लादेश आएगी, ताकि निजी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज का मूल्यांकन किया जा सके। उनके निजी चिकित्सक ने मंगलवार को ये जानकारी दी। एवर केयर अस्पताल के बाहर एजीएम जाहिद हुसैन ने पत्रकारों से कहा कि जिया के इलाज की निगरानी कर रहे अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल बोर्ड में ब्रिटेन के विशेषज्ञ शामिल होंगे। दरअसल खालिदा जिया को हृदय और फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत के बाद 23 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 दिन बाद स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ने पर उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती किया गया। खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बीएनपी के उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान ने सोमवार को बताया कि जिया की हालत और बिगड़ने पर रविवार रात उन्हें जीवन रक्षा प्रणाली पर रखा गया। वहीं दोस्तों, बीते समय से इस चीज को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच ठंडे पड़ चुके रिश्तों में थोड़ी गर्माहट भी देखने को मिली है। कुछ हालिया कदमों से संकेत मिला है कि दोनों देशों के तनाव कम करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। रिश्तों में जमी धूल की परत पहली बार तब हटती नजर आई दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया की खराब सेहत पर चिंता जताया और शुभकामनाएं दी। उनके इस संदेश से कूटनीतिक हलकों में भी ज्यादा हलचलें मच गई। बांग्लादेश की ओर से भी भारत के खिलाफ कड़ी बयानबाजी कुछ कम हुई है। बांग्लादेशी विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि कुछ अनसुलझे मुद्दों के बावजूद भारत के साथ रिश्ते आगे बढ़ेंगे। भारत जानता है कि शेख हसीना से जुड़ा मामला हल होने तक रिश्तों में तनाव बना रहेगा। हसीना को हाल ही में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। वे भारत की करीबी मानी जाती थी। अब ऐसे माहौल में पीएम मोदी का खालिदा जिया के लिए शुभकामना संदेश भेजा जाना खास माना जा रहा है। उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषाओं में लिखा कि वे जिया की बिगड़ती सेहत को लेकर चिंतित हैं और हर संभव मदद के लिए तैयार है। बीएनपी ने मोदी के इस गुडविल जेस्चर की सराहना की। खालिदा जिया अभी अस्पताल में है। रविवार को उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस संदेश को लेकर आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, हमास मॉडल पर चल पड़ा जैश ए मोहम्मद। पीओके रैली में खुली घोषणा, इंटेल रिपोर्ट से मच गई सनसनी दोस्तों। दादयाल पीओके में हाल ही में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की, जिसमें खुले मंच से खुलेआम हमास आतंकियों की तारीफ कर दी गई। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में न सिर्फ हमास को सम्मान दिया गया, बल्कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी कमांडरों ने हमास जैसे हमलों की रणनीति अपनाने की भी बात कह डाली दोस्तों। इस रैली का मंच जैश के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने संभाला। उसके आसपास जैश के कई स्थानीय और वरिष्ठ आतंकी नेता भी मौजूद थे। मंच से भड़काऊ भाषण दिए गए और साथ ही में फलस्तीन के समर्थन में गीत भी गाया गया। रैली में मंच से भाषण भी दिया गया, जिसमें हमास के आतंकी ऑपरेशंस को मॉडल करार दिया गया। युवाओं को हमास से प्रेरित होकर जारी जंग लड़ने का आह्वान किया गया। यही नहीं, भाषण में जैश ए मोहम्मद की पुरानी रणनीति को बदलकर हमास स्टाइल हमलों पर जोर दिया गया। इंटेल एजेंसियों के मुताबिक ये बयान आने वाले महीनों में जैश की नई रणनीति का संकेत हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें, अफगानिस्तान से जंग छेड़कर तबाह हो रहा पाकिस्तान एक्सपोर्ट ठप। पंजाब के किसानों में मचा हाहाकार दोस्तों। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल लेकर भारी गलती कर दी है। अब इसका खामियाजा पाकिस्तानी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। लोग पहले ही फलों और सब्जियों की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में पैदा होने वाला आलू भी विदेशी बाजार न मिलने की वजह से देश में ही सड़ रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान के घरेलू बाजारों में आलू के दाम 70% से ज्यादा गिर चुके हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया के कई बाजारों में आलू निर्यात करता था, लेकिन अब ये पूरे तरीके से ठप हो चुका है। इससे पंजाब के किसानों में गम और गुस्से का माहौल है। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ हिंसक झड़पों के बाद अक्टूबर में उत्तर पश्चिम में तोरखम और दक्षिण पश्चिम में चमन बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए थे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान उसके देश में हिंसक आतंकी घटनाओं में शामिल आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह मुहैया करा रहा है। हालांकि तालिबान ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कई बार जवाबी हमले किए हैं और बड़े पैमाने पर आम लोगों की हत्याएं की है। इसके बाद से ही दोनों देशों के संबंध
तनावपूर्ण बने हुए हैं दोस्तों। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद यानी PKI के प्रेसिडेंट खालिद महमूद खोखर ने कहा कि मार्केट के हालात बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि इसकी सप्लाई ज्यादा है। इससे कई नई फसल को खतरा है। आलू का 60 किलोग्राम का बैग जो पहले 2600 रुपए पाकिस्तानी रुपए में बिकता था, अब उसके गोदाम के किराए 600 रुपए में भी नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये स्थिति हो चुकी है आज पाकिस्तान की। वहीं बता दें, नेपाल ने चीनी कंपनी को दे दिया नए नोट छापने का ठेका भारत के साथ। नक्शे विवाद के बीच दोस्तों और ज्यादा विवाद गहराता नजर आ रहा है। आपको बता दें, नेपाल राष्ट्र बैंक यानी NRB ने चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को 50, 500 और 1000 के नए नोट डिजाइन करने, छापने और सप्लाई करने का ठेका दे दिया है। NRB के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने कहा कि चीनी कंपनी को 9 महीने के भीतर नोट सौंपने होंगे। चीनी कंपनी डिजाइन तैयार करती है जिसकी मंजूरी के बाद छपाई होती है। ये कंपनी सबसे कम मूल्य की बोली के आधार पर चुनी गई है और पहले भी नेपाल के 5, 10, 100 और 500 रुपए के नोट छाप चुकी है। चीनी कंपनी को 43 करोड़ के नेपाली रुपए के 1000 के नए नोट डिजाइन और छपाई के लिए पत्र मिला था। 1000 के नए नोट पर नेपाल का राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रोन यानी लाली गुरांस के 7 चित्र होंगे जो देश के 7 प्रांतों को दर्शाते हैं। इस पर वर्तमान गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ पौडेल का साइन भी होगा। इसके चलते भारत के साथ नक्शा विवाद फिर से चर्चा में आ चुका है। बीते गुरुवार को नेपाल के केंद्रीय बैंक ने नए राष्ट्रीय नक्शे वाले 100 रुपए के नोट जारी किए जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र शामिल है। ये क्षेत्र महाकाली नदी के पूर्व में स्थित है जिन पर भारत का दावा करता है। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग। ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने पर हो सकता है बड़ा फैसला। दोस्तों, ये विवाद मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी से उपजा है जिसे ज्यादातर पिछली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लागू किया गया था, जिसने सरकारी नौकरियों पर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुल कोटा लगभग 60 से 70% तक बढ़ा दिया है, जिससे ओपन मेरिट यानी जनरल कैटेगरी के लिए काफी कम हिस्सा बचा है। मौजूदा पॉलिसी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी STI और ST2 कुल 20%, शेड्यूल्ड कास्ट, अन्य बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड एरिया के निवासी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और डिफेंस पर्सनल के बच्चों जैसी दूसरी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन शामिल है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क है कि सीटों में उनका हिस्सा कभी कभी 40% जितना कम होता है, जो उनकी अनुमानित 69% आबादी के अनुपात से अधिक है, जिससे बहुत अधिक निराशा और अन्याय की भावना होती है। इससे मुख्यमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए और सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर दरार पैदा हो गई क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कुछ सदस्य सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी प्रदर्शनों में शामिल हो गए और नीति की समीक्षा की मांग की। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, टैरिफ से एक्सपोर्ट तो घट गया लेकिन भारत ने कर दिया बड़ा खेला। ट्रंप को दे दिया तगड़ा जवाब। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर लगाए गए 50% हाई टैरिफ यानी US टैरिफ के तमाम सेक्टर्स पर नुकसान देखने को मिले हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो US टैरिफ के चलते भारत का अमेरिका को निर्यात महज 5 महीने में 28% से ज्यादा कम हो गया है। एक्सपोर्ट घटने से कई क्षेत्रों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप के इस टैरिफ अटैक के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार ने सभी को चौंका दिया है। दूसरी तिमाही में इंडिया GDP ग्रोथ उम्मीद से बेहतर 8.2% रही है। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका हमेशा से ही भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है, लेकिन 50% US टैरिफ के चलते इसमें तेज गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत से अमेरिका का शिपमेंट मई में 8.83 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर में 6.31 अरब डॉलर हो गया, जो सिर्फ 5 महीनों के भीतर 28.5% की गिरावट दर्शाता है। इंडिया एक्सपोर्ट फॉल इसी साल 2 अप्रैल में ट्रंप के 10% टैरिफ के बाद शुरू हुआ और 7 अगस्त को रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और फिर 27 अगस्त को ये 50% किए जाने से गिरावट और भी ज्यादा तेज होती चली गई। ऐसे में कौन सी स्ट्रेटजी आई भारत के काम, बता दे। दरअसल जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के आंकड़ों से समझे तो आपको बता दे, अमेरिकी निर्यात घट गया लेकिन UAE, हांगकांग और बेल्जियम में ग्रोथ से सपोर्ट मिला, जिससे टैरिफ का असर कम हुआ और कुल निर्यात में मामूली गिरावट आई। भारत के तमाम सेक्टर ने विविधीकरण रास्ता अपना और दूसरे बाजारों की तरफ रुख कर दिया। ऑटो पार्ट्स के लिए भी जर्मनी और थाईलैंड जैसे देशों से तगड़ी डिमांड मिली। मोदी सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए कई तत्काल कदम उठा लिए, जिनसे व्यापार के साथ ही इकोनॉमी को भी तगड़ा सपोर्ट मिला। इनसे घरेलू डिमांड में इजाफा हुआ तो निवेश भी जमकर आया। GST रिफॉर्म्स का सीधा असर भी घरेलू मांग पर देखने को मिली। इस बीच मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने इकोनॉमी को रफ्तार देने में अहम रोल निभाया। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें, एक बार फिर ट्रंप ने कर दिया भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का बड़ा और नया दावा। कहा मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का अपना दावा मंगलवार को एक बार फिर दोहराया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कुछ 8 युद्ध खत्म करवाए और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कैबिनेट बैठक में रशिया यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि हमने 8 युद्ध रुकवाए हैं और अब हम एक और युद्ध खत्म करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा
कहा कि हर बार जब मैं कोई युद्ध खत्म करवाता हूं तो वे कहते हैं अगर राष्ट्रपति ट्रंप उस युद्ध को खत्म कर देते तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा, और अगर मैं उस युद्ध को खत्म करवा देता हूं तो वे कहते हैं कि ठीक है, उन्हें इस युद्ध के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उन्होंने अगला युद्ध रुकवा दिया तो उसके लिए उन्हें जरूर पुरस्कार मिलेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि वे कह रहे हैं कि अगर वो रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में सफल होते तो उन्हें नोबेल पुरस्कार जरूर मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे नोबेल पुरस्कार पहले युद्ध को समाप्त करवाने के लिए मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप बार बार एक ही रट लगाए हुए हैं, यानी कि शांति पुरस्कार मिलने के लिए भी खुद से मांग उठा रहे हैं ट्रंप। दोस्तों, इससे बड़ी दुर्भावना क्या ही हो सकती है? आपकी क्या इस पर राय बताइएगा जरूर। वहीं आपको बता दें, सीएम योगी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, शख्स ने की मंच पर चढ़ने की कोशिश, पूछताछ में बताई असली वजह है। वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगम के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उस समय अचानक अफरा तफरी मच गई जब एक संदिग्ध युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने से मंच पर चढ़ने की कोशिश की। कार्यक्रम में सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन फिर भी युवक सीधे सामने से मंच तक पहुंच गया। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ा, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया और पकड़कर नीचे खींच लिया। इसके बाद उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया युवक वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के बजरिया इलाके रहने वाला जोगिंदर गुप्ता उर्फ बाला है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि वो पूरे तरीके से नशे की हालत में था। जोगिंदर रोटी के लिए वाराणसी के सिटी स्टेशन पर पानी बेचने का काम करता है। घटना के समय वो अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश में था। हालांकि इसको वाकई में सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। दोस्तों, ऐसे कोई भी स्टेज पर चढ़ सकता था। इसी बीच ये देवी की सारी बड़ी जानकारी आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलेगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।